हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज हम अध्ययन करेंगे सांख्यिकी यांत्रिकी या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सांख्यिकी यांत्रिकी एक ऐसी पद्धति है जिसमें निकाय के स्थूल गुणों का अध्ययन निकाय की अति सूक्ष्म अवस्थाओं या कणों के गुणों के आधार पर किया जाता है। इसका सामान्य स्वरूप जो है वो यांत्रिकी पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यांत्रिकी में केवल उन आदर्श अवस्थाओं में लागू होती है जहां पर यांत्रिकी निकाय की गति के बारे में संपूर्ण सूचना प्राप्त हो। सांख्यिकी यांत्रिकी दो प्रकार की होती है, एक है चिरसम्मत यांत्रिकी और दूसरा है क्वांटम यांत्रिकी। चिरसम्मत यांत्रिकी जिसे हम बोल्ट्जमान मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने प्रतिपादित किया था, तो उसी के नाम के आधार पर मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चिरसम्मत यांत्रिकी की वैधता के प्रतिबंध की व्याख्या या चिरसम्मत सन्निकट द्वारा किन परिस्थितियों में वैध होती है, यानी वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। जो हमारी चिरसम्मत जो सांख्यिकी है यांत्रिकी है वो किस कंडीशंस में वैध रहती है। किसी भी निकाय का क्वांटम यांत्रिकी की विवरण जो है अधिक यथार्थ होता है, परंतु उपयुक्त अवस्थाओं में क्वांटम यांत्रिकी विवरण और जो चिरसम्मत यांत्रिकी का जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल प्राप्त होता है। तो और वो कौन सी कंडीशंस है वो यहाँ पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो नियत ताप है T, उस पर ऊष्मा निकाय जो है ई ऊर्जा अवस्था में होने की जो प्रायिकता है वह प्रायिकता फलन e की पावर -e/kT, जहाँ पे E है ऊर्जा, K बोल्ट्जमान नियतांक और T जो है परम ताप को व्यक्त करता है, इससे दिया जाता है, इसके समानुपाती होता है। यदि ऊष्मीय अवस्था, पहली कंडीशन हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे KT लेस देन A। यदि ऊष्मीय ऊर्जा KT का मान अत्यल्प है तो निकाय की जो ऊर्जा स्तर है उनके मध्य जो अंतराल है उसकी तुलना में कम होगा KT का मान। तो जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं E और E प्लस डेल्टा E अवस्थाओं के मध्य होने की जो प्रायिकता है, प्रायिकता का मान जो हमने ऊपर एक फंक्शन से डिफाइन किया था E/kT, तो यहाँ पे KT का मान बहुत ज़्यादा है और E का मान स्मॉल है, सॉरी E का मान ज़्यादा है, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और ये जो इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा होगा। उस केस में जो क्वांटम रिजल्ट्स हैं वो अप्रोप्रिएट होंगे, उन रिजल्ट्स को हमें कंसिडर करना होगा। चिरसम्मत रिजल्ट्स को हम यहाँ पे नहीं ले सकते। दूसरी कंडीशन, जब KT इज KT इज ग्रेटर देन A, जब KT का मान ऊष्मीय ऊर्जा का मान ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा अवस्थाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म था e की पावर -e/kT, इसका मान बहुत स्मॉल हो जाएगा और ये लगभग 1 के इक्वल मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अर्थात ये चरघातांकी पद जो है वह इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसका मान जो है वो कांस्टेंट आता है, 1 आता है। तो इस केस में जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं उनका विविक्त होना या सतत होना महत्वपूर्ण नहीं रहता। उस कंडीशन में चिरसम्मत विवरण जो है वह संभव है। तो ये पहली एक अप्रोक्सीमेशन कंडीशन है कि जब ऊष्मीय ऊर्जा का मान ऊर्जा की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, चिरसम्मत भौतिकी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्वांटम यांत्रिक विवेचना जब हमने की थी तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी किसी भी स्थान पर कण की स्थिति
और संवेग का एक साथ परिशुद्ध मापन संभव नहीं है। तो उनमें जो स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है वो h क्रॉस बाई 2 से ज़्यादा अधिक होता है, जहाँ पे डेल्टा x जो है स्थिति में अनिश्चितता और डेल्टा p जो है वह संवेग में अनिश्चितता को व्यक्त करता है। परंतु चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ परिशुद्ध मापन संभव है। तो क्वांटम प्रभाव को कम करने के लिए माना कि कण की स्थिति एक न्यूनतम दूरी s पर स्थानीकृत हो सकती है, यानी हमने एक s दूरी में इसको बाउंड मान लिया, एक लोकलाइज्ड मान लिया। तो उस केस में जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसको हमने लिखा, तो ये हमारे पास टर्म आ गई s p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस, जहाँ पे s जो है वह स्थिति में अनिश्चितता को शो कर रहा है, p मोमेंटम में अनिश्चितता को शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे s का जो मान है वो हमारे पास आ गया s इक्वल टू h क्रॉस अपॉन p, और या h अपॉन p के तुल्य होता है। तो h अपॉन p जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ को शो करता है। तो हमारे पास कंडीशन आ गई s इज ग्रेटर देन लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अतः वो स्थिति में अंतराल, यानी किसी भी कण की स्थिति में जो अनिश्चितता है या जो उसकी लोकलाइजेशन है वह डी ब्रोगली वेवलेंथ की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ये तो बड़ा है बट बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में ग्रेटर देन लैम्डा ले लें, तो उस केस में हम उस कण को डी ब्रोगली वेवलेंथ से या क्वांटम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यह दूसरा कंडीशन आएगा। अतः चिरसम्मत अप्रोक्सीमेशन वैध होगा यदि न्यूनतम दूरी जो है कण की वह उसका मान डी ब्रोगली वेवलेंथ की तुलना में बहुत अधिक हो जाए। इस अवस्था में कण का तरंग स्वरूप जो है, क्वांटम फॉर्मेशन जो है वह पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ये दो अप्रोक्सीमेशन आ गए हैं, KT इज ग्रेटर देन E और S इज ग्रेटर देन लैम्डा। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे वो आएगा फेज स्पेस। फेज स्पेस कला निर्देशाकाश को देखने से पहले हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी कण की स्थिति को हम निर्देशांकों x, y और z से निरूपित करते हैं, और इसको त्रिविमीय आकाश में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र जिसमें तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती है, से निरूपित कर सकते हैं। इसमें किसी भी कण की स्थिति का मान ज्ञात किया जा सकता है, और कण की स्थिति अगर समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो हमारे पास वेग के घटक आएंगे vx, vy और vz। तो इस प्रकार हम किसी भी स्पेस के लिए पॉइंट से कण की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं निर्देशाकाश में। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। परंतु हमें ये पता है किसी भी कण की स्थिति यानी यांत्रिक की में अध्ययन के लिए उसकी स्थिति और संवेग या स्थिति और वेग दो चीज़ों का हमें यदि ज्ञान है तो हम उसकी पूर्ण व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सांख्यिकी में हम किसी निकाय की बात करते हैं तो निकाय में कण की स्थिति और संवेग को यदि एक साथ किसी स्पेस में या किसी आकाश में व्यक्त किया जाए, ऐसा संभव हो, तो हमारे पास क्या होगा, एक 6 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा, षटविमीय आकाश होगा, जिसमें किसी बिंदु की स्थिति के लिए 3 और संवेग के लिए 3 निर्देशांक मिल जाएंगे। इस प्रकार हम इस प्रकार के निर्देश तंत्र में किसी भी कण की स्थिति और संवेग को एक बिंदु से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का जो स्पेस है वह स्पेस कला निर्देशाकाश या फेज स्पेस कहलाता है, जिसमें 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z 3 स्थिति के लिए और px, py, pz निर्देशाकाश में। तो इस प्रकार हम निर्देशाकाश में किसी भी कण की स्थिति को एक बिंदु से व्यक्त कर सकते हैं और उस बिंदु को हम कला बिंदु कहते हैं। अब बहुत
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी। कला निर्देशांकाश को समझाइए, उसमें एकल कोष्ठिका के आयतन को ज्ञात कीजिए, और कला निर्देशांकाश या कला बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो हमने थ्री डायमेंशनल स्पेस जब हमने स्टडी किया था, तो किसी भी बिंदु पर यदि कण का अध्ययन करना है तो हम वहाँ पे एक स्मॉल आयतन को कंसिडर करते थे, जिसे हम अल्पांश आयतन से डिफाइन करते थे, जिसमें उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, उसके जो डायमेंशन है डी एक्स डी वाई और डी जेड से डिफाइन कर दी। तीनों डायमेंशन को, तीनों जो भुजाएं होगी उनको डी एक्स डी वाई डी जेड से, और इसका आयतन जो है वो डी एक्स डी वाई और डी जेड से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार हम आयतन और एक कोष्ठिका को व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें एक बिंदु में कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कला निर्देशांकाश में एक कण की स्थिति को एक बिंदु से व्यक्त करते हैं और उसके लिए हमने एक सेल, एक अल्पांश आयतन लिया, तो ये 6 डायमेंशनल स्पेस है, जिसमें 3 जो एक्सिस होती है वह कोऑर्डिनेट्स की डी एक्स डी वाई और डी जेड, और 3 अदर जो डायमेंशन है वो मोमेंटम के लिए डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड से व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार में से जो कला निर्देशांकाश है उसमें यदि एक छोटा सा अल्पांश आयतन में विभाजित करें और उस अल्पांश आयतन को या कोष्ठिका को या उस सेल को हम कला निर्देशांकाश की कोष्ठिका से व्यक्त करते हैं, और इसकी जो भुजाएं हैं वह डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड की फॉर्म में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम कला निर्देशांकाश में कोष्ठिका से व्यक्त करते हैं। दूसरा था कला बिंदु। कला निर्देशांकाश में किसी भी अणु को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। यह बिंदु कला बिंदु कहलाता है। प्रत्येक कोष्ठिका में कला बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, और इस फेज जो कोष्ठिका लिया है हमने फेज स्पेस में, इसका यदि आयतन ज्ञात करें, आयतन के लिए जो इसकी भुजाएं हैं इनका योग किया जाता है, तो हमारे पास 6 भुजाएं होगी, 6 भुजाओं का योग कर दिया तो हमारे पास कोष्ठिका का आयतन आ जाएगा। कोष्ठिका का आयतन हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। 6 डायमेंशनल कला निर्देशांकाश में सभी भुजाओं का गुणनफल कर हम कोष्ठिका का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारे पास आएगा डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के तुल्य होता है। नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व हमें पता है कि एकांक आयतन में उपस्थित कला बिंदुओं की संख्या। अगर किसी कोष्ठिका में हमारे पास में एन आई टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स हैं, तो घनत्व हम कैसे देंगे, रो इक्वल टू एन आई अपॉन एच। एच जो है वह कोष्ठिका के आयतन को व्यक्त करता है। तो चिरसम्मत यांत्रिकी में कोष्ठिका के आयतन पॉइंट्स इच्छानुसार लिए जा सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में जो वैल्यूज हैं वह फिक्स होती हैं, उनकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं, जिनको हम आगे ज्ञात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।